बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं नरेशन या स्पीच। काफ़ी बच्चे मांग कर रहे थे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताइए, तो आज मैं लेकर के आया हूँ नरेशन। और आप सभी कापी पेन लेकर के बैठ जाइए, नोट बनाते चलिए, नोट करते चलिए और आइए देखते हैं नरेशन। लिखा हुआ है नरेशन यानी स्पीच। तो ये नरेशन है क्या, सबसे पहले ये देख लेते हैं। नरेशन का मतलब होता है कि किसी वक्ता के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात या कोई विचार। जब कोई वक्ता के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा जब अपने विचार, अपने भाव प्रकट किए जाते हैं तो हम इसे कहते हैं नरेशन या स्पीच। तो स्पीच को या नरेशन को हम हिंदी में कहते हैं कथन। मैंने यहाँ लिख रखा है कि नरेशन क्या होता है। ये नरेशन कोई बात होती है या कोई विचार होता है। और ये विचार, ये बात किसका होता है कि स्पीकर का होता है, यानी बोलने वाले की बात या विचार जो होती है उसे हम कहते हैं नरेशन या स्पीच। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई आपसे पूछे कि नरेशन कितने प्रकार के होते हैं तो आप बता देना कि नरेशन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? नंबर 1 मैंने लिखा है डायरेक्ट स्पीच। पहला क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को कहते हैं हिंदी में प्रत्यक्ष कथन। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच यानी अप्रत्यक्ष कथन। जब किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात को हम ज्यों का त्यों प्रकट करते हैं या लिख देते हैं तो उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। यहाँ सामने मैंने लिख रखा है, द मैसेज ऑफ अ स्पीकर इज कन्वेड इन हिज ओन एक्चुअल वर्ड्स विदाउट एनी चेंज इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। यानी कि किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात को बिना बदले, बिना तोड़े मरोड़े, ज्यों का त्यों जब हम व्यक्त करते हैं, मैसेज को कन्वे करते हैं तो हम इसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। समझ गए? जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर, मोहन सेज आई गो टू स्कूल डेली। मोहन सेज आई गो टू स्कूल डेली, यानी कि इसमें कहा गया है मोहन कहता है मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। तो ये पूरा जो ये कथन है, ये पूरा नरेशन है, ये डायरेक्ट स्पीच होगा। क्योंकि देखिए हमने कहा है कि मोहन से, मोहन के द्वारा कही गई बात को हमने ज्यों का त्यों व्यक्त कर दिया है, ज्यों का त्यों लिख दिया है, इसलिए ये हमारा नरेशन ये डायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट स्पीच में हमेशा किसी मैसेज को ज्यों का त्यों व्यक्त किया जाता है या वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों व्यक्त करते हैं। डायरेक्ट स्पीच में अभी मैंने बताया आपको कि किसी के द्वारा कही गई बात को, यहाँ देखिए बात को कहने वाला कौन है? मोहन। मोहन ने जो बात कही है, इस बात को हमने ज्यों का त्यों व्यक्त कर दिया है, सेम टू सेम कन्वे कर दिया है, इसलिए इसे हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। एक और देख लेते हैं, आई सेड टू हिम। चिंता न करिएगा, ये कैसे इसका इनडायरेक्ट बनेगा ये रूल अभी आपको आगे बताने वाले हैं। पहले इसके नेचर को समझिए, पहले इसको पहचानो, पहले इसको जानो, फिर हम आपको आगे बताते हैं कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाता है। ये बहुत आसान है। इसके लिए आपको ट्रांसलेशन सीखना पड़ेगा, वो सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा, टेंस को पहचानना पड़ेगा। लेकिन चिंता ना करें, आप मेरे साथ जुड़े रहें, हम आपके साथ हमेशा जुड़ करके आपको बेहतर अंग्रेजी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं। ये मैंने लिखा, आई सेड टू हिम राजेश गोज टू आगरा। देखिए मैंने यहाँ कॉमा लगाया है, यहाँ इन्वर्टेड कामा ऑफ कर दिया है और इन्वर्टेड कामा के बीच में मैंने कथन को रख दिया है। यानी जो कथन होते हैं वो हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर होते हैं। मैंने लिखा आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा राजेश गोज टू आगरा। तो मैंने जो कहा था उस बात को सेम टू सेम वैसे ही व्यक्त कर दी गई, कॉमा लगा करके। इस तरह से ये है आपका कथन होता है डायरेक्ट स्पीच। आइए देखते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट कथन या अप्रत्यक्ष कथन वो कथन होता है जिसके अंतर्गत हम स्पीकर या वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों न कह करके अपने भाव में व्यक्त करते हैं, अपने हिसाब से कहते हैं। तो इस कथन को हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। समझ गए? यानी कि वक्ता के द्वारा जो कुछ कहा जाता है उसे हम ठीक उसी की भाषा में नहीं कहेंगे, भाव वही रहेगा परंतु हम अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे। मैंने यहाँ पर इंग्लिश में डेफिनेशन लिख रखी है कि द मैसेज ऑफ अ स्पीकर इज कन्वेड इन
आवर वर्ड्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। यानी जो स्पीकर है उसके द्वारा कोई जो मैसेज है दिया गया है उसको हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे यही देख लेते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल, आइए हम इसका एग्जाम्पल इधर देख लेते हैं। लिखा हुआ है मोहन सेज, तो यहाँ लिखेंगे मोहन सेज। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ तो ये डायरेक्ट स्पीच था इसलिए ज्यों का त्यों कह दिया गया, यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच है तो इसको अपने भाव में कहेंगे। जैसे लिखा हुआ है मोहन सेज आई गो टू स्कूल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मोहन सेज दैट ही गोज टू स्कूल डेली। लिखेंगे मोहन सेज दैट ही गोज टू स्कूल डेली। हम यहाँ पर क्या किए, कॉमा हटा दिए, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिए और दोनों के बीच में दैट लगा दिया। अब हम देखते हैं कि ये मान लिया कि हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है, तो डायरेक्ट स्पीच में कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में बच्चों कितने भाग होते हैं, डायरेक्ट स्पीच में 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा भाग होता है रिपोर्टेड स्पीच। इट मीन्स डायरेक्ट स्पीच हैज़ 2 पार्ट्स, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। आइए देख लेते हैं। एक भाग होता है रिपोर्टेड स्पीच और एक भाग होता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब एक ऐसी वर्ब जो रिपोर्ट दे रही है, रिपोर्ट कर रही है, तो उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में हमेशा एक सब्जेक्ट रहता है और उसके बाद में वर्ब रहती है। इतना ध्यान रखिएगा, बाकी मैं नियम आपको आगे समझाने वाला हूँ। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ये हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में होता है और इन्वर्टेड कॉमा में जो कुछ भी लिखा रहता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जैसे देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है मोहन सेज, तो ये कॉमा से पहले जो लिखा हुआ है ये आपका क्या होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, क्योंकि ऐसी वर्ब है जो रिपोर्ट कर रही है। तो देखिए यहाँ पर जो रिपोर्ट किया जा रहा है वो है आई गो टू स्कूल डेली, तो ये आई गो टू स्कूल डेली ये क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच होगा। यानी वो कथन होगा जिसको रिपोर्ट किया गया है, यानी रिपोर्ट की गई बात यहाँ पर लिखी जाती है, तो इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इस तरह से यहाँ मैंने देखा कि डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से जुड़ करके और बिल्कुल मन लगा करके अंग्रेजी को सीखिए। आपके लिए अंग्रेजी बिल्कुल हलवा होने वाली है, आपके लिए अंग्रेजी बिल्कुल आसान होने वाली है। आपके दिमाग में जो एक बात बैठी हुई है कि अंग्रेजी बहुत कठिन है, अंग्रेजी कोई कठिन नहीं है। मैं आपको अंग्रेजी बताऊंगा, आपको आसानी से आ जाएगा। बस आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे वीडियो देखते रहिए और नोट बनाते रहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि नोट जब बनाएंगे तो आपको खाली समय में जब मौका मिले आप उसे खोल कर देखें, उसको याद करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, बस जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैंने इतना बताया, यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब यहाँ देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस आपके सामने एक नरेशन लिख दिया था, दूसरा नरेशन यहाँ मैंने लिख रखा है। इसको भी इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं इसको लिख लेते हैं। जैसे लिखा है आई सेड टू हिम, तो ये यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा आई टोल्ड हिम, और दैट लगा देंगे, कंजक्शन दैट लगा देंगे इन्वर्टेड कॉमा हटा करके, और दोनों को एक में जोड़ देंगे, यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आपस में जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का यूज़ करेंगे। और इसके बाद में लिखा है राजेश गोज टू आगरा, तो यहाँ पर लिख देंगे राजेश वेंट टू आगरा। यहाँ कुछ आप परिवर्तन देख रहे हैं, ये परिवर्तन कैसे होता है इसको हम आगे बताने वाले हैं। अक्सर यहाँ पर आपने देखा है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी जाती है और उसके साथ कोई जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, तो वो रिपोर्टेड स्पीच जा करके इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाता है। तो यहाँ मैंने दैट लगा दिया है, यहाँ पर सेड टू की जगह पर टोल्ड कर दिया है। सेड टू अक्सर टोल्ड में बदल जाता है, याद रखिएगा। और मैंने बना दिया आई टोल्ड हिम दैट राजेश वेंट टू आगरा। चलिए अब इसके बाद हम शुरू करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के नियम। लिख डालिए रूल नंबर 1। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और इसके बाद हम इसको मिटाएंगे और फिर लिखेंगे आपका नियम। लिख लीजिए डायरेक्ट स्पीच से
इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के नियम। बिल्कुल लिखते चलिए, छोड़ना कुछ नहीं है, समझते चलिए आसानी से। और हम आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल बेसिकली बताने वाले हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के नियम। और यहाँ लिख लीजिए रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 में क्या होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में दी जाती है तो उसके साथ आए हुए रिपोर्टेड स्पीच को हम नहीं बदलते हैं। यानी कि यदि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जैसे यहाँ पर लिखा हो रिपोर्टिंग वर्ब, और इधर क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच, फुल स्टॉप होता है, कॉमा लगा होता है, नोटेड कॉमा। यानी कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है उसे नहीं बदलते हैं, सिर्फ आवश्यक प्रोनाउन बदल देते हैं। तो आइए हम इसे देखते हैं। जैसे कोई एक एग्जांपल लिख देता हूँ, लिखा हो पंकज सेड, कॉमा लगा दो, नोटेड कॉमा स्टार्ट, माई फादर इज अ फार्मर। जैसे ये सेंटेंस को आप देखिए, इस नरेशन को देखिए, पंकज सेड, ये क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है। माई फादर इज अ फार्मर, ये टोटल सेंटेंस क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सेड, तो ये सेड अगर ना हो, ये क्या हो? ये प्रेजेंट में हो। प्रेजेंट में जैसे यहाँ पर लिखा हो सेज या विल से, सेज या विल से लिखा हो, यानी कि प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो हम रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलते हैं, सेम टू सेम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हो, मान लिया पंकज सेज, तो इसको मिटा करके सिर्फ रहने देते हैं पंकज सेज। तो ये हमारा है डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या देखेंगे? बिल्कुल आसानी से समझेंगे, बारीकी से समझेंगे। लिखा है पंकज सेज, तो हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे? पंकज सेज, पंकज सेज लिख देते हैं, पंकज सेज। और दोनों के बीच में मैंने कहा था कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा करके क्या लगाएंगे? दैट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे। अब इसके बाद में देखिए यहाँ लिखा है माई फादर इज़ अ फार्मर, तो यहाँ पर क्या था? आपने देखा क्रिया, क्रिया यहाँ क्या है? प्रेजेंट में है, तो इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसलिए सेम टू सेम लिख दीजिए। जो ऊंचे लिखा है वही लिख दीजिए। टोटल क्या लिखा हुआ है? माई फादर इज़ ए फार्मर, तो लिख दो माई फादर इज़ अ फार्मर। कॉमा हटा दिया, नोटेड कॉमा हटा दिया। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए। यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ 2 देख लीजिए। अगर लिखा हो राधा, फ्यूचर वाला देख लेते हैं, राधा बिल से, कॉमा लगा हो, नोटेड कॉमा लगा हो, और लिखा हो माई मदर इज टीचिंग टू दी स्टूडेंट्स। तो देख लिया ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और आपने देखा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये क्या है? विल से है। इसका मतलब ये फ्यूचर में दी गई है। आपको एक शर्त बताया था कि अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, यदि दोनों में से कोई भी टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है वो बदला नहीं जाता है। तो क्या करते हैं? सिर्फ कुछ प्राइमरी रूल लगाते हैं, जैसे कॉमा हटा देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं, दोनों के बीच में दैट लगा देते हैं कंजक्शन, और सेम टू सेम लिख देते हैं। आइए करके देख लेते हैं। ये डायरेक्ट स्पीच था। हम यहाँ पर देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। लिखा हुआ लिख देते हैं राधा, क्या लिखेंगे? राधा विल से, दोनों के बीच में कंजक्शन दैट का यूज़ कर लेंगे और कॉमा हटा देंगे, टोटल वही लिख देंगे माई मदर इज टीचिंग, माई मदर इज टीचिंग टू दी स्टूडेंट्स। ये आपका आसानी से समझ में आपको आ गया होगा कि यहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंट और ये लिखा है फ्यूचर। तो प्रेजेंट और फ्यूचर में जब रिपोर्टिंग वर्ब दी जाती है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अब ज़्यादा अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ इतना ही याद रखना है।
कोई नरेशन देखें, कोई डायरेक्ट स्पीच देखें, तो डायरेक्ट स्पीच का सबसे पहले हम क्या देखें, रिपोर्टिंग वर्ब देखें। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो उसके साथ आए हुए रिपोर्टेड स्पीच को हम नहीं बदलते हैं, चाहे वो कोई भी टेंस में क्यों ना हो।